नमस्ते साथियों। इस सेशन में हम समझेंगे कि भगत सिंह, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और पेरियार ये तीनों आज से ठीक 100 साल पहले क्या कर रहे थे और कि इनके विचार किस तरह आपस में एक दूसरे के पूरक बनते हैं। तो ये जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि देश में उस समय क्या हालात चल रहे थे। ये वीडियो इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट है, तो इसलिए इस वीडियो में आपको पेरियार, भगत सिंह और अम्बेडकर के बारे में सीधे कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, क्योंकि उनके विचार और जो उन्होंने काम किया उस पर चर्चा करने से पहले एक पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है और उसे समझना बेहद ज़रूरी है, जिससे यह समझ आए कि 1924 के आसपास के समय में ऐसे क्या हालात थे जिन हालातों के कारण भगत सिंह ने स्टूडेंट यूनियन बनाई और नौजवान भारत सभा का ग्राउंड तैयार किया और धर्म और जाति से लोगों को ऊपर उठने की शिक्षा दी। या फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1924 में जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की और एजुकेट, ऑर्गेनाइज और एजिटेट का मोटो दिया, तो उसका क्या रेलेवेंस है। और पेरियार ईवी रामास्वामी ने भी 1924 में जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन फेस किया था, जिसके चलते फिर उन्होंने 1925 में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट किया। तो ये सब समझने से पहले इन सब घटनाओं के पीछे का बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है। तो इसी कारण इस वीडियो में एक पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। 1919 तक के कुछ इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स की चर्चा की गई है कि कैसे धर्म और जाति के नाम पर अंग्रेज़ भारतीय लोगों को आपस में बांटना चाहते थे और अंग्रेज़ों की गलत नीतियों के कारण देश में बीमारी, भुखमरी और अकाल जैसी स्थिति हो जाती थी। इन्हीं सब बातों को समझने के बाद हमें समझ आ सकेगा कि भगत सिंह ने जो निर्णय लिए वह उनके समय के सबसे उचित निर्णय थे और सेम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और पेरियार के भी। धन्यवाद। नमस्ते, सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज का सेशन का टॉपिक जैसा कि आपने पढ़ा ही होगा, भगत सिंह, अम्बेडकर और पेरियार ये तीनों आज से ठीक 100 साल पहले यानी 1924 में क्या कर रहे थे। आज इस सेशन के स्पीकर हमारे साथ है प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी, जो शहीद आज़म भगत सिंह के भांजे हैं, यानी शहीद भगत सिंह से 3 साल छोटी उनकी बहन बीबी अमर कौर के बेटे हैं। 1944 में सर का जन्म हुआ था और 1945 में बीबी अमर कौर को 1.5 साल की सज़ा हुई थी जेल की। यानी सर उस समय 1 साल के थे और 1 साल की उम्र में ही सर को भी जेल में कुछ समय रहना पड़ा था। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि सर हमारे देश के यंगेस्ट पॉलिटिकल प्रिजनर थे, यानी यंगेस्ट स्वतंत्रता सेनानी थे। और इसके अलावा बात करें तो सर ने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 30 साल तक प्रोफेसर के पद पर अपनी सेवा दी। उसके अलावा सर ने भगत सिंह और समकालीन इतिहास का विस्तृत अध्ययन भी किया। सर की एक ख़ास बात यह है कि सर कभी भी इतिहास को सिर्फ इस तरह नहीं देखते कि फैक्ट्स और फिगर्स तक ही इतिहास है या फिर सिर्फ टाइमलाइन बनाना। सर इतिहास के अंदर उसके चिंतन को, उसके बौद्धिक पक्ष को भी समझते हैं और आगे लोगों को भी समझाते हैं। ये सबसे ख़ास बात है। सर ने शहीद आज़म भगत सिंह के सभी दस्तावेज़ों को इकट्ठा किया और छपवाया और समय समय पर उनके विचारों को जनता को यानी नौजवानों को भी समझाया। तो प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी का हम आभार प्रकट करते हैं कि आज वो इस सेशन में हमारे साथ आए और इस टॉपिक पर बात किया। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत मेहरबानी आपकी चिराग और जूही, आपका धन्यवाद है कि आप नौजवान इतिहास से जुड़ना चाह रहे हैं और उसके लिए मेहनत कर रहे हैं जी। तो जो आज विषय भी हमने चूज किया है वो एक स्पेसिफिक पीरियड है आज़ादी की लड़ाई में जी, 1924 जो है, और उसको अगर हमने इम्पोर्टेंस देखनी है तो एक चीज़ जो सीखने वाली है कि हर चीज़ एक इतिहास जो उस वक़्त के संदर्भ में देखेंगे तभी हमें समझ लगेगी कि वो स्पेसिफिक टास्क क्यों लिए गए। तो ये जो है एक बहुत बड़ा और इसकी जो पृष्ठभूमि है वो मैं समझता हूँ कि हमें 1916 में जब कुछ एक्टिविटीज़, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई उसमें भारत ने बहुत से लोगों को 90,000 लोग जो हैं वो इम्पीरियलिज्म को बचाते हुए शहीद हुए और उनकी याद आपको दे दी उन्होंने इंडिया गेट। इंडिया गेट जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो इंडियंस ने ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म के लिए लड़ाई लड़ी थी, क्योंकि उस वक्त नेशनल मूवमेंट खड़ी हो रही थी, तो ब्रिटिश ने, बल्कि आप हमारे कितने वफादार लोग भी हैं तो उनके आप देखेंगे वहाँ नाम लिखे हुए हैं कि कौन कौन मतलब शहीद हुए या कौन कौन की डेथ हुई फर्स्ट वर्ल्ड वार में। तो वो फर्स्ट वर्ल्ड वार का मतलब एक एनवायरनमेंट है जिसमें हमारे लीडरों को ये था कि अगर हम, अब क्योंकि वो बहुत अच्छी और हमेशा
लड़ाई का एक अनुमान दिया जाता है कि ये तो फ्रीडम और डेमोक्रेसी के लिए लड़ी जा रही है। भारत को बगैर पूछे उन्होंने उसमें झोंका। तो उसका सब प्रश्न ये था कि हमने आपकी इतनी मदद की, आप हमें अब डेमोक्रेसी और फ्रीडम दीजिए। उसके उल्ट क्या किया उन्होंने कि पहले तो डिफेंस ऑफ इंडिया रूल था जी। क्योंकि मतलब लड़ाई लगी हुई है, इसलिए हम किसी को भी पकड़ सकते हैं, किसी को भी मतलब बगैर मुकदमा चलाए रख सकते हैं, जो आज भी चलता है। तो वो डिफेंस ऑफ इंडिया रूल अब खत्म हो रहा था क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार बंद हो गई। तो उन्होंने कहा कि जो रेवोल्यूशनरीज हैं उनकी एक्टिविटीज को कैसे रोका जाए। तो मतलब एक बड़ा कनिंग वे था कि जी हम एक रॉलेट कमीशन बनाएंगे और रॉलेट कमीशन जो है वो ये देखेगा कि इनकलाबी क्या क्या कर रहे हैं। उन्होंने कोई अपनी तफ्तीश नहीं की, कोई अपनी इंक्वायरी नहीं की। पुलिस ने रिकॉर्ड उनको दिए कि देखिए जी ये, और वो रॉलेट एक्ट जो है, वो रॉलेट रिपोर्ट जो है, वो फाइनली बिकेम मतलब ए काइंड ऑफ मतलब जो सारी इंफॉर्मेशन मतलब रेवोल्यूशनरीज को भी मिली, भारत वालों को भी मिली, और उस पे आके बाद में उन्होंने रॉलेट रिपोर्ट को बैन कर दिया। अब इसमें भी एक लड़ाई है कि जो इंग्लैंड में रूल कर रहा ग्रुप है वो लिबरल है थोड़ा, और जो यहाँ का वायसराय है वो मतलब कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव का मतलब है कि वो ट्रू इंपीरियलिस्ट है कि पूरी तरह भारत को पकड़ में रखना है। वो थोड़ा मतलब छोड़ना चाहते हैं क्योंकि वैसे भी 1909 में पहले सो कॉल्ड रिफॉर्म आए थे जिसे मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म कहते हैं, और उन्होंने वायदा किया था कि हर 10 साल के बाद हम नई परिस्थिति को देख के आपको कुछ और हक दे देंगे, कुछ और मतलब सहूलतें मिल जाएंगी। तो 1919 वैसे ही ड्यू था 10 साल के लिए, लेकिन बजाय उसकी तरफ जाने के उन्होंने रॉलेट। अब गांधी जी ने, मैं समझता हूँ कि इस जो उनका अपना टकराव था कि इंग्लैंड में बैठे हुए लोग चाहते हैं कि थोड़ी नरमी रखी जाए, यहाँ वाले लोग चाहते हैं कि इनकलाबियों को पूरी तरह क्रश किया जाए और उसके लिए एक ऐसा कानून लाया जाए। तो गांधी जी ने वो जो कंट्राडिक्शन है उसको लेके रॉलेट एक्ट के खिलाफ मतलब जो है मतलब कॉल दी कि भी हम तो मतलब चाह रहे थे कि आज़ादी मिलेगी, उल्टा ये हो रहा है। और उसकी उसी तरह 1916 में एक बहुत बड़ी, जो मैं समझता कि पूरी आज़ादी की मूवमेंट में जो सबसे बड़ी एक मतलब एक इवेंट कहा जाए वो है, उसे कहते हैं लखनऊ पैक्ट जी। ये लखनऊ पैक्ट जो है उसमें एनी बसंत जो कि एक आयरिश लेडी थी, होम रूल मूवमेंट को वो लीड कर रही थी, पूरे साउथ इंडिया को उसने अपने साथ जोड़ लिया था। बल साउथ इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट में ज्यादा आना जो है वो एनी बसंत को उसका क्रेडिट जाता है। तब मतलब लोकमान्य तिलक ने और एनी बसंत ने कहा कि हमें मतलब जो आने वाला, क्योंकि होम रूल को भी आगे उसका वो तभी बनेगा अगर हम मतलब कास्ट और मतलब जो धर्म है उससे ऊपर यूनिटी बिल्ड करेंगे। तो वहां पर एक जिसे लखनऊ पैक्ट कहा जाता है वो था कि भारत में हम यूनिटी बनाएंगे धर्मों के और जातों के ऊपर उठ के। और इसी में आप देखेंगे कि जो 1919 का रॉलेट रिपोर्ट है उसमें भी वो एक जर्मन ऑथर को कोट करते हैं। वो कहता है कि जर्मन ये कह रहे हैं कि अगर भारत में लोग धर्मों से ऊपर उठ के और जात पात से ऊपर उठ के एक हो गए तो ये एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल है जी। इसका मतलब है कि हर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर ने तो वो रिपोर्ट पढ़ी है ना, तो इमीडिएटली उसके दिमाग में है कि अगर लोग यूनिटी बनेगी तो मतलब ये इंपीरियलिज्म के लिए खतरा है। तो वो हालात आपको जलियांवाला बाग की समझने में मदद करेंगे कि जलियांवाला बाग में जो मतलब हड़ताल की काल हुई, मतलब पहले वो 30 मार्च 1919 का दिन दिया था गांधी जी ने, वो नहीं हो पाई। तो जो पंजाब के पॉलिटिकल वर्कर्स थे उनको फिक्र लगा कि भाई मतलब हम तो लोगों को घर से निकाल ही नहीं पाए। तो जब उन्होंने उस पर विचार किया तो उन्हें पता चला कि असल में लोगों के पास तो रोटी खाने के लिए नहीं है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद वार हमेशा ही, जैसे साहिर ने कहा है
कि वो पहले तो आग लाएगी और बाद में भूख देगी। तो मतलब वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी भारत का यही हाल था। तब उन्होंने कहा कि इसका इलाज तो हम कर सकते हैं। तो आपको इंटरेस्टिंग होगा कि हर मोहल्ले में, लाहौर और अमृतसर दो बड़े शहर थे, हर मोहल्ले में लंगर लगता था, इकट्ठी कॉमन किचन बनती थी। तो वो लंगर की प्रक्रिया जो है उसने लोगों को और सभी को ये था कि सब आके वहां खाएंगे, घर कोई नहीं बनाएगा। तो सभी लोग, बड़े छोटे, मतलब हर धर्म के लोग, हर जात के लोग बैठ के इकट्ठा खाने लग गए। तो उससे एक मानसिक एकता भी आई, मतलब ये बहुत बड़ा था। तो इसीलिए जो सबसे बड़ी इवेंट है 1919 की, वो जलियांवाले बाग से पहले 9 अप्रैल को रामनवमी का इकट्ठे मनाना है। लाहौर में भी जो जुलूस निकले और जो अमृतसर में भी जो जुलूस निकले वो एकता के जुलूस थे। अमृतसर में तो जो लीड कर रहे थे रामनवमी का फंक्शन का, और वो कहते हैं कि जहां पहले हिंदू पानी और मुस्लिम पानी करके मतलब हुक दिया जाता था, हुक्का कि वो दो अलग-अलग बांटने वाले हैं, तो वो शबीले इकट्ठी लग गई। तो इस एकता ने मतलब जो है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स को पागल किया। तो ये चीज अगर नहीं समझेंगे तो हमें वो लगता है कि मतलब वो उसकी कोई एक आती है, लेकिन ये उसका आधार है। और उसका एक और कारण भी है कि 1904 में 1857 की हिस्ट्री रिविजिट की, उसका नाम है G.W. फॉरेस्टर। ये ब्रिटिश ऑफिसर था, इलाहाबाद में उसकी ड्यूटी लगी, क्योंकि इलाहाबाद रिकॉर्ड, अब भी आर्मी का पूरा रिकॉर्ड जो है वो इलाहाबाद में है। तो उस वक्त भी जितनी डायरियां और वो दूसरे ऑफिसर्स के थे वो सारे कागज उसे मिले। तो उसने रिविजिट किया 1857 को और बड़ा क्लियरली कहा कि हम एडमिनिस्ट्रेटर और हिस्टोरियन एक बात पे मतलब एक मत है कि भारत में जब भी लोग धर्मों से ऊपर उठ के और जात पात से ऊपर उठ के एक हो जाएंगे, ये 1857 की ओरिजिनल कहानी है। तब ब्रिटिश राज जो है उसको सबसे बड़ा खतरा है। उस पर इमीडिएटली कर्जन ने बंगाल को मुस्लिम और हिंदू में बांटा, जो बाद में 1911 में जाके वो रिवर्सल हुई उसकी। तो कहने का कि ये तो एक पार्ट है। अब मतलब जलियांवाला बाग हो गया और उसके साथ ही मतलब 1.5 महीने तक पूरे पंजाब में मार्शल ला रहा और चुन चुन के वो मतलब एक हिंदू वकील को, क्योंकि वकील ज्यादा एक्टिव थे, तो हिंदू वकील को और मुस्लिम वकील को इकट्ठे बांध के जुलूस निकालते थे कि ज्यादा एकता बना रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन की ये जो धारणाएं हैं उसमें बहुत जुल्म हुआ और वो उस पे गांधी जी ने पूरा 1 महीना लगा के उसकी पूरी जो है, और उन्होंने कहा कि कोई भी बात बस जस्ट कही हुई नहीं सुननी, वेरीफाइड सुननी है। तो वो कांग्रेस ने उसकी रिपोर्ट बनाई, जिसके प्रभाव के नीचे फिर ब्रिटिशर को भी बल एक जो है कमीशन बिठाना पड़ा। तो कहने का है कि वो जो एकता का भाव है, और आप ये भी समझेंगे कि जो पहली गोली चली है वो जलियांवाले बाग में नहीं चली। वो 10 तारीख को अमृतसर में ही चली और पीसफुल लोगों पे भले गोली चली और 20 लोग जो है वो शहीद हुए। और उनको बाद में दफनाने के लिए या उनकी अंत्येष्टि के लिए भी 1 घंटा दिया गया। मतलब उस वक्त तक डायर जो है उसने टेक ओवर कर लिया था और उसने कहा कि 1 घंटे में आप अपना सारा काम करके वापस आ जाइए, इसके बाद कर्फ्यू है, जो भी मिलेगा। तो वो जो अन्याय हो रहा था और जो अन्याय मतलब हुआ, और उसमें आप देखिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पहली दफा हवाई जहाज इस्तेमाल हुआ जी। वो यूरोप में ही नहीं हुआ, भारत में भी हुआ। भारत में उन्होंने अमृतसर पे भी फ्लाइट्स की और गुजरांवाले जगह पे एक मैरिज पार्टी जा रही थी, उस पे बॉम्बिंग की। तो मतलब उन्होंने अपनी शक्ति, जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका जब खत्म हो रही थी जंग, तो नागासाकी और हिरोशिमा से अपनी ताकत दिखाई। तो वो मतलब इंपीरियल ताकत को दिखाने के लिए उस वक्त भी हवाई जहाज इस्तेमाल किए गए। लोगों को 14-14 साल के बच्चों को सरेआम पब्लिक में जो है वो फांसियां दी गई। मतलब और ये कहानियां मतलब उस मतलब आई। तो उससे एक
और भगत सिंह का जो पहला एक्सपीरियंस है कि 12 अप्रैल को ही लाहौर में भी वहाँ बहुत बड़ी जो बादशाही मस्जिद कहते हैं वहाँ पर हिंदू मुसलमानों की इकट्ठी मतलब बड़ी थी, इसलिए वो वहाँ पर मीटिंग हुई। उससे जब बाहर निकल रहे थे, पीसफुल मीटिंग है, लेकिन जो पहला ही लड़का जिसको मतलब गोलियां मारी और उसकी सीने पे 9 गोलियों के निशान थे, और वो इंसिडेंटली भगत सिंह के घर में पलने वाले जो यतीम बच्चे थे उनमें था, खुशी राम उसका नाम था। भगत सिंह ने आर्टिकल लिखा उस पर, क्योंकि वो, और इसीलिए मैं समझता कि 12 तारीख को भगत सिंह यहाँ पीसफुल लोगों पे गोली चलती देख रहे हैं, और वहां से ये संदेश आ रहा है कि अमृतसर में बलवा हो गया था, मतलब राइट्स हो गए थे, तो इसलिए पुलिस को मजबूरी से गोली चलानी पड़ी, 200 लोग मारे गए। तो सच को कैसे आधा सच परोसा जाता है। तो भगत सिंह को लगा कि यहाँ तो पीसफुल वो लड़का मेरे सामने बल है, और उससे इमोशनल भी उनकी होगी, क्योंकि घर में इकट्ठे खाना पीना बढ़ना सारा था। तो इसीलिए मैं समझता कि भगत सिंह मतलब ये वेरीफाई करने के लिए मतलब जो है जलियांवाला बाग में जाते हैं। तो ये उस वक्त का माहौल है।